तो चलो, हमने पिछली वीडियो में अभिक्रिया वेग से रिलेटेड कुछ पढ़ लिया था, है ना। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, रासायनिक बलगति की क्या है, उसके बाद अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, किस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है, और जब अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो उसमें प्लस और जो माइनस का निशान होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो सब हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जो 12th का सिलेबस होता है उसमें अभिक्रिया वेग के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला होता है औसत अभिक्रिया वेग, पहला होता है औसत अभिक्रिया वेग। दूसरा होता है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, और तीसरा होता है प्रारंभिक, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। अब होता क्या है, देखो इस तरीके से कर लेते हैं। होता क्या है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है तो उसके लिए हमें ग्राफ मिलता है ना। तो अभिक्रिया ऐसे होती है, तो मान लो अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी। यहाँ पर क्या होती है? सांद्रता, और यहाँ क्या होता है? समय। जैसे ये उसी अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, और ये क्या दे रखा है? उसी अभिक्रिया के लिए क्या है? ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? टाइम। यहाँ पर चल रहा है टाइम, और यहाँ चल रही है कंसंट्रेशन C, ठीक है। अब क्या होता है कि ये टाइम है और यहाँ क्या है? सांद्रता। ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए दे रखी है कि ये क्या है? अभिकारक है, ये है अभिकारक। अब क्या दे रखा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, जैसे A से B, ये दी हुई है। अब क्या करते हैं कि अभिक्रिया वेग के 3 तरीके के प्रकार होते हैं, औसत अभिक्रिया वेग, एक तात्क्षणिक, और एक होता है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। अब क्या है कि यदि किसी अभिक्रिया के लिए, जैसे ये है, और अभिक्रिया के लिए 2 समय पर, कितने समय हो? 2 मतलब ये ग्राफ है, ग्राफ में मान लो ये टाइम है T1 और मान लिया T2। 2 समय पर सांद्रता भी कितनी होगी? ये हो गई C2 और ये हो गई C1। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 2 समय पर 2 सांद्रताएं दे रखी हो, मतलब समय का अंतर दे रखा हो, 2 समय दे रखे हो और 2 ही सांद्रताएं दे रखी हो, तो हम कौन सा वेग निकालते हैं? किसी अभिक्रिया का औसत निकालते हैं। होगा अभिक्रिया वेग ही, लेकिन वो निकालेंगे औसत वाला। अगर मान लो किसी टाइम T पर पूछ ले कि मान लो ये कोई टाइम T है, ये T टाइम, और इस पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो, तब हम क्या करते हैं? किसी क्षण पर जो वेग निकालेंगे उसको बोलेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, ठीक है। और अब प्रारंभिक अभिक्रिया वेग क्या होता है कि ये कौन सा पॉइंट होता है? 0, इस पर 0 और 0, तो इस पर सांद्रता 0 और इस पर समय 0 और सांद्रता 0 होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? टाइम t इक्वल टू क्या होगा? 0। तो t इक्वल टू 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको बोलेंगे प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। तो कैसे निकालते हैं? देखो, माना यदि किसी अभिक्रिया हेतु क्या दे रखा है? T1 समय पर सांद्रता कितनी हो? C1, व T2 समय पर सांद्रता कितनी हो? C2, कितनी हो? C2। तो औसत अभिक्रिया वेग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस, अभी जैसे अभिकारक है तो अभिकारक के लिए लिख रहे हैं, जैसे अभिकारक की सांद्रता दे रखी है तो माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा C2 माइनस C1, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T। ये हो जाता है इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसके लिए औसत अभिक्रिया वेग, ठीक है। और
अगर कोई ये अभिक्रिया दे रखी है तो अगर सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया हेतु, ठीक है, तो उसके लिए औसत अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे? औसत अभिक्रिया वेग होता है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है तो उसके लिए औसत निकालना है, तो औसत में हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। और कैसे? जब दो समय पर दो सांद्रताएं दे रखी हों तो जो अभिक्रिया का वेग निकालेंगे वो होता है उसका औसत अभिक्रिया वेग, ठीक है। अब इधर आओ, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। अब मान लो कि ये जैसे ये 5 मिनट था और ये 6 मिनट था, तो दो समय पर निकालना था, है ना। अब मान लो ये 7वां मिनट है, तो दो समय पर दो सांद्रताएं होंगी, तो उसके लिए वेग हम इस तरीके से निकालते हैं। अब मान लो अगर अभिक्रिया दे रखी है यही वाली, और इसके लिए पूछ ले कि ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 4 मिनट और ये 5 मिनट, ठीक है। अब मिनट 3, ये t इक्वल टू कितने? 3 मिनट पर किसी एक टाइम पर अगर अभिक्रिया का वेग निकाला जाए तो उसको बोला जाता है ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी समय या क्षण टी पर, किस पर? टी पर, है ना। जब दो टाइम पर निकालेंगे तो औसत निकालते हैं, और किसी टाइम टी पर निकालते हैं तो टी पर अभिक्रिया वेग कितना होता है? अभिक्रिया वेग हो जाता है टी पर अभिक्रिया जो वेग होता है वो क्या होता है? ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए t इक्वल कितने पर? टाइम t पर जो अभिक्रिया का वेग निकालेंगे वो क्या होता है? ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। अब निकालते कैसे हैं? हम क्या करते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट P है और इस पर हमें अभिक्रिया वेग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक क्या करेंगे, स्लोप ड्रॉ करते हैं। स्लोप मतलब स्पर्श रेखा, और जब स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, स्पर्श रेखा पर ये दो टाइम मिलेंगे हमें, एक मिलेगा टाइम t1 और एक मिलेगा टाइम t2, और इस पर सांद्रता मिलेगी c1 और इस पर मिलेगी c। मिल गया। अब हमें पता है चूँकि औसत अभिक्रिया वेग, ये बस आवाज़ नहीं अटक रही हो, औसत अभिक्रिया वेग होता है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, क्योंकि दो समय पर दो सांद्रताएं हैं। तो हम इस ग्राफ से, हमें तो चाहिए क्या, पॉइंट P पर चाहिए, तो पहले हम उस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा डालेंगे और फिर उससे पहले निकालेंगे औसत अभिक्रिया वेग। और हमें क्या चाहिए, हमें इस टाइम से थोड़ा आगे जाना है और इस टाइम से थोड़ा सा पीछे आना है। तो हम क्या करेंगे, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग चाहिए, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। तो हम क्या करेंगे, जो औसत अभिक्रिया वेग आया है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो इसका क्या ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा पीछे। ये 2 है और ये 4 है, तो हमें 3 पर जाना है, तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और इधर से थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो औसत अभिक्रिया वेग निकालते हैं दो समय के बीच में, तो उसका अगर हम क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो वेग किस पर आ जाएगा, पॉइंट P पर। तो डेल्टा टी किसका लेंगे, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो जैसे ही हम लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी किसके, प्लस माइनस डी सी बाई डी टी के। और यही हो जाता है हमारे पास किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। तो क्या समझ में आया, अगर औसत निकालना है तो हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। डेल्टा क्या होता है, दो निश्चित समय के लिए लिया जाता है, दो समय अंतराल के लिए। और अगर हमें क्या निकालना है, ताक्षणिक, तो अभिक्रिया वेग किस में लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में डी सी बाई डी टी। और अगर मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया का किस पर, जो प्रारंभिक अभिक्रिया वेग अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अभिक्रिया का t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब वो समय जब अभिक्रिया शुरू होती है, और शुरू कब होती है, t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 समय पर कौन सा वेग, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो अगर हमें क्या करना है, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग प्रारंभिक अभिक्रिया वेग निकालना है, तो प्रारंभिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग होता है
ताक्षणिक वेग लिखो पहले, ताक्षणिक मतलब dc/dt प्लस माइनस ताक्षणिक वेग, और ताक्षणिक वेग का क्या कर दें, t=0 टाइम पर जो वेग निकल कर आएगा उसको बोलेंगे प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आता है कि अभिक्रिया वेग 3 तरीके का होता है। अभिक्रिया वेग एक पहला होता है औसत, औसत मतलब जब 2 समय पर 2 सांद्रताएं दे रखी हों तो हम क्या ज्ञात करते हैं, औसत अभिक्रिया वेग। अगर हमें किसी एक समय पर पर्टिकुलर समय पर निकलवाना हो तो हम निकालेंगे उसका ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। कैसे निकालते हैं, औसत अभिक्रिया वेग होता है उसका जैसे लिमिट लेते हैं तो डेल्टा जो होता है वो डीसी में चेंज होता है, डी में चेंज हो जाता है, कि डेल्टा सी वो डीसी हो जाता है और डेल्टा टी वो टीटी। और प्रारंभिक अभिक्रिया वेग निकालना हो तो प्रारंभिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का t=0 समय पर जो अभिक्रिया का वेग आएगा, मतलब अभिक्रिया वेग तो यही होता है। अब मैंने यही क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेबोरेटरी में जितने भी वेग कैलकुलेट करते हैं वो सब ताक्षणिक ही होते हैं। प्रयोगशाला में जितने भी वेग निकाले जाते हैं वो ताक्षणिक होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ताक्षणिक वेग, और उसका किस पर, t=0 समय पर ये जो वेग आता है वही क्या होता है, उसका प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। जैसे अपने पास कोई अभिक्रिया दे रखी है A+B से C, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अगर मुझे लिखना है औसत अभिक्रिया वेग, तो औसत अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे, पहले भी कारक है तो माइनस डेल्टा A/डेल्टा T, फिर उसके बाद B अभिकारक है तो डेल्टा B/डेल्टा T, और C उत्पाद है तो प्लस डेल्टा C/डेल्टा T। ये तो इसका क्या हो गया, औसत, क्योंकि औसत क्या करते हैं हम अंतराल के लिए निकालते हैं। और अगर मुझे क्या लिखना हो उसका ताक्षणिक अभिक्रिया वेग तो कैसे लिखेंगे, माइनस dy/dt ऑफ A इक्वल टू माइनस dy/dt ऑफ B इक्वल टू प्लस dc/dt। तो इस तरीके से अभिक्रिया वेग 3 तरीके से होते हैं, जिनमें से 2 वाला क्या होता है, औसत अभिक्रिया वेग 2 समय अंतराल के लिए निकालते हैं, और ताक्षणिक अभिक्रिया वेग इस तरीके से लिखा जाता है। और प्रारंभिक अभिक्रिया वेग कैसे हुआ, मान लो कोई रिएक्शन यही वाली है और इसमें A की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 30T + 50T²। ये मान लो कोई अभिकारक है और उसमें A की जो सांद्रता दे रखी है वो ये दे रखी है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, तो वो क्या होता है प्लस माइनस dc/dt, और वो क्या निकालते हैं t=0 पर, और हमें किसका निकालना है, A का, तो A का आएगा माइनस, क्योंकि ये क्या है, और मान लो अभिकारक है, ठीक है। तो और वैसे भी अभिक्रिया वेग क्या आता है, हमेशा प्लस आता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, चलो माइनस लगा लेते हैं। तो क्या होगा, अगर हमें A का कैसा चाहिए, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग, तो पहले क्या करेंगे हमें चाहिए dy/dt ऑफ A कितने पर, t=0 टाइम पर, है ना। तो A की सांद्रता दे रखी है ये, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dt ऑफ A कितना है 30T + 50T², तो ये कितना आएगा 30T का, पहले करेंगे dy/dt ऑफ 30T प्लस dy/dt ऑफ 50T², तो ये हो जाता है अपने पास d - da/dt। 30T का करेंगे तो कितना आ गया 30, प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 100/T, है ना। उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रारंभिक निकालना है। प्रारंभिक कब निकालना है, जब ये निकाल लेंगे और उसमें किसका मान रखेंगे, t=0 का, तो माइनस da/dt, और हमें प्रारंभिक चाहिए तो हम क्या रखेंगे t=0, तो क्या करना है 30 + 100, और इसमें t की वैल्यू कितना रखो, 0 रखो, तो कितना आया 30। तो यही क्या है da/dt = 30, यही जो निकल कर आता है वो जो कोई अभिक्रिया है और उसमें क्या दे रखा है, A अभिकारक दे रखा है, अभिकारक, और यदि उसकी सांद्रता दे रखी है तो उससे जो हमने वेग निकाला है ये कौन सा आया है, t=0 पर प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। तो आई होप
समझ गए होंगे कि अभिक्रिया वेग 3 तरीके से निकाल सकते हैं, एक औसत, एक ताक्षणिक वाला और एक होता है प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। अब अभिक्रिया वेग को हम निकालेंगे। अभिक्रिया वेग का सेकंड लास्ट टॉपिक है, कौन सा है? अब है अभिक्रिया वेग की इकाई, मतलब यूनिट। ठीक है, पहले तो ये समझो कि यूनिट क्या है। मान लो ये इंसान है ना, अगर मुझे इसका क्या चाहिए, वजन, तो हम क्या करते हैं, वजन को किस में मापते हैं? बेसिकली केजी में। तो अगर मैंने इसका लिख दिया जैसे 50, तो 50 क्या है? अगर वजन मापना है तो वजन के लिए हमें क्या करना होता है? केजी दिखाना होता है कि ये आदमी 50 केजी का है। तो केजी यहाँ पर किसका काम कर रहा है? यूनिट का। मतलब वो कोई राशि, जैसे हम वजन माप रहे हैं, वजन मतलब द्रव्यमान माप रहे हैं, और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? बाहर की, केजी में मापते हैं। तो केजी क्या बताएगी कि इस इंसान के वजन से रिलेटेड है। मानो मुझे अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर मापनी है, तो मान लो वो 10 मीटर है, तो मीटर क्या बताएगी? इतनी दूरी। लेकिन अगर मैंने 10 लिख दिया तो क्या बताएगी? कुछ नहीं। इसी तरीके से हमें क्या करना है, अभिक्रिया वेग की क्या चाहिए? इकाई। तो अब इकाई कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है अभिक्रिया वेग क्या होता है? अभिक्रिया वेग होता है प्लस माइनस dc/dt। मतलब यहाँ ऊपर क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे नीचे क्या होता है? समय अंतराल। तो अब इकाई निकालेंगे तो ऊपर क्या लेते हैं? सांद्रता लेते हैं, और सांद्रता में परिवर्तन, तो इसका मतलब उसमें क्या लेंगे? सांद्रता, है ना, बटे नीचे क्या आएगा? समय। और सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या आ जाती है? अभिक्रिया वेग की इकाई आ जाती है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, या सांद्रता इनटू समय की पावर -1। ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बार बार जब कुछ काम करते हैं, तो अगर क्या करते हैं लेबोरेटरी में, या इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बात करें, तो यहाँ सांद्रता जो ली गई होती है, सांद्रता बहुत तरीके की होती है। तो सांद्रता किस में लेते हैं? मोलरता में। और मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर, कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो जाएगी? और अगर समय क्या ले लिया जाए? समय पूरे चैप्टर में अगर किस में लें? सेकंड में। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी, सांद्रता की जगह क्या रखो? मोल प्रति लीटर, मोलरता, बटे समय किस में ले लिया अगर जाए? अगर सेकंड में, तो ये हो जाता है मोल बाई लीटर इंटू 1/, क्या है? सेकंड। तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स, लीटर पड़ जाएगा, और सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग की इकाई आ जाती है अपने पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ पर याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि अभिक्रिया वेग की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब अपने पास जो अभिक्रिया वेग है, तो उसका लास्ट टॉपिक बचता है, कौन सा होता है? अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध। ठीक है। अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में संबंध। तो अगर देखो, जैसे कोई अभिक्रिया दे रखी है A+B से C+D है, और मैं बोलूँ कि इसके लिए अब आप लोग क्या लिखो? अभिक्रिया वेग लिखो। अभिक्रिया वेग, और अभिक्रिया वेग हमने 2 तरीके से पढ़े हुए हैं, 3। तो पहले तो औसत होता है ताक्षणिक। तो अब क्या करते हैं, जब हम लैब में करते हैं तो सारे के सारे कैसे होते हैं? ताक्षणिक वेग ही होते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रिएक्शनों का dy/dt ऑफ A, इसका कितना हो जाएगा? -dy/dt ऑफ B, इसका हो जाएगा प्लस dc/dt इक्वल टू प्लस dy/dt ऑफ D। तो ये क्या हो गया? इस अभिक्रिया का वेग। लेकिन अगर अभिक्रिया ऐसे दी जाए 2A
प्लस 3b से क्या बन रहा है, मान लो c बन रहा है 4c। तो अब इसके लिए अगर लिखोगे अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग कैसे लिखोगे, माइनस dy dt ऑफ a इक्वल टू माइनस dy dt ऑफ b, b अभिकारक के लिए और c उत्पाद है तो प्लस dy dt ऑफ c, यही लिखोगे। लेकिन ये क्या है, अब कोई कहेगा a के आगे 2 है तो 2 लगा दिया, b के आगे 3 है तो 3 ऊपर लगा दिया, c के आगे 4 है तो यहाँ 4 लगा दिया, तो ये भी क्या होगा। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं अभिक्रिया वेग में और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध। तो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या होते हैं, पूरी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद होते हैं उनसे पहले जो ये अंक लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, अंक, इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद से पहले जो संख्याएं होती हैं, नंबर होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बोला जाता है। ठीक है, तो अब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में और अभिक्रिया वेग में क्या संबंध है, मतलब लिखेंगे कैसे इस तरीके की अभिक्रिया को। तो हम क्या करते हैं, जब अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो अगर मान लो a के आगे 2 स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है तो उसका वेग लिखा, a का वेग लिखा ये, तो अगर 2 है तो क्या करते हैं, जितना स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता है उसका भाग लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, a में किसका भाग लगा दिया, 2 का, b के आगे कितना है 3, तो इसका क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, b का जो वेग लिखा है उसमें उसी का भाग दे देते हैं। c है तो c के आगे 4 है तो 4 का क्या करेंगे, प्लस 1/4। मतलब जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होते हैं उनको उस अभिक्रिया में जो स्पीसीज दे रखी है उसका वेग लिखते समय उसी के वेग में उसका भाग दे देते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध क्या है, संबंध ये है कि किसी स्पीसीज, मान लो स्पीसीज जैसे ए, तो स्पीसीज ए में यदि स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है तो अभिक्रिया वेग लिखते समय, अभिक्रिया वेग लिखते समय उस स्पीसीज के, अब ऐसा नहीं है कि a के आगे 2 है तो तुम सबके आगे 2 लगा दो, सबके नीचे ही क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो। जो स्पीसीज है, तो अगर मान लो a स्पीसीज है और a स्पीसीज के आगे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, ठीक है, तो उसका उस स्पीसीज का अभिक्रिया वेग लिखते समय, अभिक्रिया वेग लिखते समय क्या करेंगे, तो अभिक्रिया वेग लिखते समय उस स्पीसीज के वेग पद में, उस अभिक्रिया स्पीसीज के वेग पद में, वेग पद क्या है, a का वेग पद कौन सा होता है, ये वाला, तो a के वेग पद में उस स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का क्या कर देते हैं, का भाग दे देते हैं। यही क्या होता है, संबंध। ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्या है क्या नहीं है, लेकिन कैसे आता है सवाल ऐसे आता है कि मान लो N2 प्लस थ्राइस H2 और 2NH3 है, तो इस पर सवाल आया था कि इस अभिक्रिया के लिए क्या करना है, अभिक्रिया वेग लिखो। तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए अभिकारक है तो माइनस dy dt N2 इक्वल टू H2 है तो H के आगे कितना है 3, अभिकारक है तो माइनस 1/3, मतलब 3 का भाग दे दिया, dy dt और सांद्रता किसकी, अभिकारक H2 की। और NH3 के लिए क्या करेंगे, NH3 के लिए हो जाएगा प्लस, क्योंकि उत्पाद है 1/2, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 है, इसका वेग पद कौन सा होता है, dy dt ऑफ NH3, और इसमें इसका क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। और इस तरीके से हम इस रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग लिख देते हैं। तो क्या संबंध होता है, अगर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है तो उस स्पीसीज का जब वेग लिखेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का उसमें क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। यही क्या होता है, अभिक्रिया वेग में स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध। अब ये है कि सर dy dt में सबने एक सवाल ये बन सकता है, एक सवाल ये आपके मन में हो सकता है कि भाई dy dt क्यों लिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब तक कहा नहीं जाए तब तक अगर आप चाहे dy dt से लिखो, चाहे आप इसको अगर ऐसे लिख देते कि माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी N2, है ना, तो अगर डेल्टा वाली फॉर्म में लिख देते तो भी क्या रहता है, ये सही
सही होता, तो आप जो मन करे उससे लिख सकते हैं, जब तक कि आपको कहा नहीं जाए कि इस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग लिखिए या औसत अभिक्रिया वेग लिखिए। ठीक है, तो ये इस पूरे चैप्टर का पहला जो टॉपिक होता है अभिक्रिया वेग, उसका मोस्ट जो पार्ट होता है वो मैंने कवर करवा दिया है। अब मैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।